हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे और आप सभी ने अपना कल का कॉलेज अलॉटमेंट देख लिया होगा। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको जो अलॉटमेंट लेटर निकला है उसको लेके आप कॉलेज में कैसे जाना है और क्या क्या चीज़ें आपको साथ में होनी ज़रूरी है। उन सभी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैंने किसी स्टूडेंट का अलॉटमेंट लेटर निकाला है, उसने मुझे भेजा था और मैं आपको अलॉटमेंट लेटर में लिखी हुई चीज़ें आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो साथियों, कल इसी तरीके से आपका भी अलॉटमेंट लेटर निकला होगा, यानी जिसको कॉलेज अलॉट हुई है उन सभी को। तो साथियों, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेगी, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए होगा, किस डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत रहती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, नए कौन कौन से पहले से बने हुए चल जाएंगे, इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, तो साथियों, आपका इस तरीके का कल अलॉटमेंट लेटर निकला होगा जिसमें आपको आरपीएमसी के पोर्टल से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फर्स्ट काउंसलिंग। इसमें किसी कैंडिडेट का है तो मैंने उसकी प्राइवेसी के लिए सारी डिटेल साइड कर रखी। यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट का नाम होगा, उसके बाद उसके एप्लीकेशन नंबर दिए हुए होते हैं, फादर्स नेम होता है, मदर्स नेम और कौन सी कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। उसके अलावा वो कौन से जेंडर से है, मेल फीमेल वगैरह, और डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ दी हुई होती है, और उसके मोबाइल नंबर और कौन सी कैटेगरी से उसको सीट अलॉट हुई है, इस सभी के बारे में यहाँ पे आरपीएमसी ने अपने अलॉटमेंट लेटर में दिखाया हुआ रहता है। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सब डाटा सभी की सेम रहती है। उसके अलावा आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसमें आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है और कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है उसका नाम रहता है। उसके अलावा यहाँ पे कॉलेज का एड्रेस रहता है, यहाँ पे कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए होते हैं। इतना सभी का सेम रहेगा, बस कॉलेज का नाम और कुछ डिटेल्स कैंडिडेट की अलग अलग रहेंगी। इसी तरीके से आप सभी का अलॉटमेंट निकला होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं निकाला है तो वो निकाल के देख सकता है। आपकी कॉलेज ज्वाइन करने की लास्ट डेट है वो कितनी रहेगी, 5 दिसंबर। उसके बाद में 5 दिसंबर 2025 के बाद में आपको अफर्ड मूवमेंट के फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। 5 दिसंबर तक आपकी शाम को 5 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगी। तो 5 दिसंबर का वेट क्यों करना, उससे पहले ही आप सभी स्टूडेंट अपनी अपनी रिपोर्टिंग करवा लें अपने अपने डॉक्यूमेंट के साथ। तो साथियों, बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको रिक्वायर्ड रहेंगे। पहला डॉक्यूमेंट हमारा रहने वाला है, देखिए यहाँ पे 5 दिसंबर है लेकिन कॉलेज तो 11 बजे तक ही खुली थोड़ी ना रहेगी। कॉलेज तो शाम को 5 बजे तक खुली रहती है लेकिन रिपोर्टिंग टाइम 11:59 का है। यानी आप आराम से लेट तक करवा सकते हैं, लेकिन इतना इंतजार क्यों करना। उससे पहले ही डॉक्यूमेंट बनवा ले, आपके पास 3 से 4 दिन का समय है। आराम से डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट टाइमली बन जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट बनवा के तैयार रखें। तो साथियों, हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं। तो साथियों, इसमें जैसे कि पहले ही लिखा हुआ है कि यह प्रोविजनल आवंटन सूची है, यानी यह एक प्रोविजनल है, अस्थायी सूची है। इस लिस्ट से आप यह दावा नहीं कर सकते कि आपको ये कॉलेज परमानेंटली मिल गया। अगर आप इसमें काउंसलिंग नहीं करवाते हो तो ये आपकी सीट किसी और कैंडिडेट को सेकंड काउंसलिंग में अलॉट करवा दी जाएगी, या फिर अपवर्ड मूवमेंट में सीट खाली रहेगी और कोई कैंडिडेट यहाँ पे आना चाहेगा तो उसे अलॉट कर दी जाएगी। जैसे इस स्टूडेंट को एसएमएस मेडिकल कॉलेज मिली है जो कि बहुत फेमस है और रेस्पेक्टिव कॉलेज है, रेपुटेड कॉलेज है। उसके अलावा ये बहुत बेस्ट कॉलेज मानी जाती है मेडिकल के क्षेत्र में। उसके अलावा इसमें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के अध्ययन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल अधिनियम 2023 के रेगुलेशन 42 में पात्रता के अधीन रहेगी। यानी जो भी आरपीएमसी की पात्रता है उसके अधीन, यानी पीसीबी और पीसीएम के अलावा कोई कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और उसके अलावा जो भी इनके लीगल क्राइटेरिया हैं उन सभी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इसमें आपकी चाहिए कि 10th की मार्कशीट, आरबीएससी की हो, सीबीएसई की हो, या एनआईओएस की हो, या ओपन बोर्ड की हो, कहीं से भी आपने 10th की है तो उसकी मार्कशीट चाहिए आपको। उसके बाद में आपको क्या चाहिएगा, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपकी 12th की मार्कशीट। 12th की आरबीएसई, सीबीएसई या एनआईओएस किसी की भी मार्कशीट आपकी चल जाएगी। बस आपने जो फॉर्म फिल किया था वो सेम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाने हैं। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो रहेगा आपका माइग्रेशन। चाहे आप आरबीएससी से हो, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे कहीं से भी हो, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा और ओरिजिनल ही जाएगा आरपीएमसी, ताकि आपके एनरोलमेंट फॉर्म फिल होंगे उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से किया जाता है और ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्रॉस चेक की जाती हैं। तो आपको माइग्रेशन चाहिए होगा। उसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें मूल निवास यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट। मूल निवास आप, ये सिर्फ उन्हीं के लिए लागू है जो राजस्थान के निवासी हैं। जैसे कोई यूपी एमपी का होगा तो उसके लिए कोई मूल निवास की जरूरत नहीं है, लेकिन दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में जाएगी, उनको कैटेगरी वाइज सीट नहीं अलॉट होती हमेशा। अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में जाते हैं। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट रहेगा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस हो गया। और जनरल वालों को कोई जाति प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है और ये सभी लेटेस्ट होने चाहिए। अगर लेटेस्ट नहीं है तो आप एक शपथ पत्र बनवा के जमा करवा सकते हैं कि जब भी हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा तो हम आपको जमा करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। कॉलेज वाले मान जाते हैं। एक शपथ पत्र लगता है छोटा सा, किसी भी कोर्ट वगैरह कहीं से भी आप नोटरी करके बनवा लेना अगर आपके पास नहीं है तो। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन कि किसी कैंडिडेट में पीएस है यानी फिजिकल विकलांग है या फिजिकल हैंडीकैप है तो उनका अलग सिस्टम रहेगा। उनका जो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है यानी 40% से अबव होना चाहिए तो ही वो इसके लिए पात्र होंगे। अगर 40% से नीचे है तो आप फिजिकल कैंडिडेट की सीट लेने के योग्य नहीं रहेंगे। और हालांकि आपका दोबारा मेडिकल वेरिफिकेशन करवाया जाएगा एसएमएस में कि कोई कैंडिडेट फर्जी तो नहीं है, अपात्र तो नहीं है। इसी के लिए ये पीएस कैंडिडेट अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगाएं जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कि पीएस सर्टिफिकेट के चक्कर में कॉलेज लेने की, क्योंकि अगर आप पूर्णतः विकलांग हैं तो आप सर्टिफिकेट बनवा के रखें, ये आपके भविष्य में काम आने वाली चीज़ है। नेक्स्ट आप बात करें कि उसके अलावा आपके जो भी पर्सनल सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि किसी फीमेल की मैरिड हो चुकी है या तलाकशुदा है या विधवा कोटे से, क्योंकि
कई कोटे से कॉलेज अलॉट हुई है इसमें। तो उन सभी कोटे का फ़ायदा लेने के लिए आपको अपना प्रमाण पत्र देना ज़रूरी है। कॉलेज वाले मांगेंगे अगर आपने फॉर्म फिल करते समय लिया है और उसी कैटेगरी से आपको सीट अलॉट हुई है, तो यानी किसी को तलाकशुदा कोटे से सीट अलॉट हुई है तो उस महिला को देना पड़ेगा, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है तो कॉलेज वाले तो ले लेते हैं, परंतु जैसे ही आपका एनरोलमेंट फॉर्म फिल होंगे और उसमें कोई भी मिसमैच होता है तो आपकी जो एडमिशन है उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। कॉलेज वाले सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। तो सभी स्टूडेंट अपने स्वविवेक से अपनी जांच करके निगरानी से सही डॉक्यूमेंट जमा कराएं, और कोई भी गलती है तो पहले बताएं या शपथ पत्र के साथ फॉर्म जमा कराएं। जैसे कि उसमें करेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपको मौका मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कि आपकी जो मेडिकल सर्टिफिकेट की, इसके बाद में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना है, वहाँ पे 100 रुपये की एक पर्ची कटेगी, 100 रुपये की पर्ची कटेगी मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के नाम से। उसको आपको कटवाना है और रीज़न बता रहे हैं कि मुझे मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए अपने कोर्स के रिगार्डिंग। आपको वहाँ जांचें करवानी है और उसके अलावा जो भी जांचें होंगी वो सारी डॉक्टर चेक करेगा। चेक करने के बाद में आपकी सभी जांचों को देख के डॉक्टर आपकी रिपोर्ट तैयार करके बता देगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप मेडिकली फिट हैं। उसके बाद में आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस पे सील लगेगी, डॉक्टर के साइन होंगे और वहाँ की जो मेडिकल रिलीफ सोसाइटी फंड है उसकी सील लगाई जाएगी और आपका सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। अगर आपका एडमिशन इस काउंसलिंग में नहीं होता है, अफोर्ड कराते हैं, तो वो आपका काम देगा, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट आपकी सभी काउंसलिंग में एक ही बनेगा। उसका मैं PDF लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और उसके अलावा आपके मेडिकल सर्टिफिकेट को आप प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या अपने जिला चिकित्सालय से बनवाए तो और भी बेहतर रहेगा, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट हमेशा गवर्नमेंट का ज़्यादा वैल्यूबल होता है। उसके बाद में हम बात करें, अगर किसी PH कैंडिडेट, मैंने बताया था ना, जैसे कोई PH कैंडिडेट है और उसको PH कैंडिडेट को अपेयर होना पड़ेगा कहाँ पे? SMS हॉस्पिटल में, ताकि उसकी दोबारा से जांच होगी। उसके बाद में ओनली फॉर कैंडिडेट आउटसाइड है राजस्थान, किसी राजस्थान में अगर कोई भी मूल निवासी नहीं है या बाहर के हैं, UP MP बिहार झारखंड कहीं के भी स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए राजस्थान के मूल निवासी होने की नहीं होने की स्थिति में राज्य का आरक्षण लाभ नहीं दे होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे, आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर सीट खाली रहती है तो आपको RPMC कॉलेज अलॉट करेगी, अगर सीट खाली नहीं रहती है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी राजस्थान के लोगों को दी जाएगी। ये नियम है और गवर्नमेंट कॉलेज पे सिर्फ राजस्थान वालों का अधिकार है, प्राइवेट कॉलेज पे ही अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको आवंटित हो गया है और मूल निवासी राजस्थान का दिखा दिया है आपने, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यानी आप अपनी डिटेल को सही तरीके से चेक कर ले एक बार कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, उन सभी की एक एक बारीकी से जांच कर ले, ताकि आपको भविष्य में पछताना ना पड़े। क्योंकि अभी आपकी जल्दबाजी के चक्कर में आपके पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। एक एक चीज़, एक एक डॉक्यूमेंट सही तरीके से लगाएं, क्योंकि बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। कॉलेज वाले बिना देखे कई बार स्टूडेंट का एडमिशन ले लेते हैं, परंतु जब उनका एनरोलमेंट होता है तो किसी का क्या प्रॉब्लम आ जाती है, किसी की क्या आती है, फिर आपको बार बार काउंसिल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि पहले ही अपने डॉक्यूमेंटों को व्यवस्थित करके तरीके से जमा करके एक एक चीज़ बारीकी से जांच करके ही काउंसलिंग करवाएं। उसके बाद में अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय में RASC द्वारा निर्धारित ट्यूशन फी के साथ शुल्क जमा कराएंगे। यानी आपकी जो ट्यूशन फीस है जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने निर्धारित कर रखी है, उसकी फीस भी आपको साथ में ही जमा करानी है, एक ही किस्त में जमा होगी। कॉलेज अलॉटमेंट सेकंड ईयर में आप कैसे भी करा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपकी फुल फीस ली जाती है। उसके अलावा आपकी फीस है जिसमें से 10,000 रुपये तो आपने काउंसलिंग के टाइम पे जमा करवा दिए थे। उसके अलावा जो बची हुई फीस है वो सभी आपको कॉलेज में जाके जमा करवानी है, और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने हैं। डॉक्यूमेंट के साथ साथ मेरा कहना है कि आप 5-5 सेट तैयार करके रखें, 10th का, 12th का, उसके बाद में माइग्रेशन की फोटोकॉपी, इन सभी के फोटोकॉपी के सेट कम से कम 5 अपने साथ लेके जाएं। बाद में कॉलेज वाले आपसे मांगेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार भागना नहीं पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी अपडेट कमेंट में जरूर बताएं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट करें, हम आपके सभी डाउट्स का जवाब देंगे। और RPMC की इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कोई भी कॉलेज वाला फीस एक्स्ट्रा मांगता है तो फीस एक्स्ट्रा देने की कोई जरूरत नहीं है। जो RPMC ने फीस निर्धारित कर रखी है उसके अलावा एक भी रुपया आपको नहीं देना है। अगर वह एक्स्ट्रा मांगता है तो आप काउंसिल में उसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैसी लगी अपडेट कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।